हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में जो भी पांचों यूनिट होंगी, उनमें जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट, और साथ में जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट का मीनिंग की कंसेप्ट क्या है और उसके फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की। आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, पांचों यूनिट की 5 वीडियोस मिलेंगी, जिनके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स हैं जिसमें आपका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर है, सारे कंसेप्ट कवर हैं जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो ये वाले नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, आपको 199 में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इस यूनिट की कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या क्या दिया गया है, मतलब टॉपिक क्या क्या आपको इसमें कवर करने हैं। तो कोरिलेशन एनालिसिस, मीनिंग एंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेशन, properties of regression coefficient, relationship between correlation and regression coefficient, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन होता क्या है? द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ नेचर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में, मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरीके का नेचर है और क्या एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, उस चीज को कहा जाता है कोरिलेशन। Correlation is a measure of association between two or more variable when two or more variable vary in sympathy so that movement in one tends to accompanied by corresponding movement in other variable. They are said to be correlated. कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब दो वेरिएबल इतने एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं कि अगर एक वेरिएबल में कोई मूवमेंट होती है तो उसकी मूवमेंट का असर दूसरे वेरिएबल में भी पड़ता है और उस वेरिएबल की भी वैसे ही मूवमेंट होती है। तो उस चीज को कहा जाता है कोरिलेशन एंड वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। कोरिलेशन कितने टाइप्स की होती है? तो पहला आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो इफ बोथ वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन वी से दैट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक के मूव करने से, तो वो कहलाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। If one variable increase, the other variable also increase on an average, or if one variable decrease, the other variable also decrease on an average। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी एवरेज के साथ उसी से बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा वाला भी उसी एवरेज से कम होगा। On the other hand, if the variable are varying in opposite direction, we say that in case of negative correlation, movement of demand and supply। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इसमें जो वेरिएबल की मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम होगा, ठीक है। तो उस चीज को कहा जाता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इफ चेंज इन वन वेरिएबल इज अकम्पेनिड बाय चेंज इन अनदर वेरिएबल इन कांस्टेंट रेशियो, इट इज अ केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। क्या बोला है? एक वेरिएबल में जितना चेंज आता है उसी रेशियो में चेंज दूसरे वेरिएबल में भी आता है, तो वो चीज कहलाता है आपका लीनियर कोरिलेशन। On the other hand, if the amount of change in one variable does not follow a constant ratio with change in another variable, it is a case of non-linear or curvilinear correlation। लेकिन दूसरे साइड में अगर ऐसा होता है कि एक वेरिएबल में जितना चेंज आ रहा है दूसरे में उस रेशियो में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन या तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो उस चीज को हम नॉन लीनियर या कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो इफ ओनली टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व्ड इन स्टडी देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल कोरिलेशन। अगर सिर्फ दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो उसे कहा जाएगा सिंपल कोरिलेशन। When three or more variables are involved in study, then it is a problem of either partial or multiple correlation।
लेकिन अगर दो से ज्यादा मतलब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है तो फिर उसे या तो पार्शियल या फिर मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाएगा। इन मल्टीपल कोरिलेशन 3 or more variable are studied simultaneously, but in partial correlation we consider only two variable influencing each other while the effect of other variable had constant। मल्टीपल कोरिलेशन होता है उसमें क्या होता है, हम तीन या तीन से ज्यादा जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। लेकिन जो पार्शियल कोरिलेशन होता है उसके अंदर हम एक टाइम पर दो ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। तो द टर्म कोरिलेशन शुड नॉट मिसअंडरस्टूड एज कॉजेशन। कॉजेशन अलग होता है, कोरिलेशन अलग होता है। इफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल इट मस्ट नॉट बी अज्यूम दैट चेंज इन वन वेरिएबल इज द कॉज ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल। क्या बोला है, अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि एक में जो चेंज आ रहा है वो दूसरे के कॉज की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है। In simple word, a change in one variable may be associated with change in another variable, but this change need not necessarily be the cause of change in other variable। क्या बोला है, कोरिलेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे से एसोसिएट होता है, मतलब अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज आएगा। लेकिन ये नहीं होता है कि एक में जो चेंज आ रहा है वो दूसरे वाले में चेंज की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कॉज उसका वो नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है कोरिलेशन। When there is no cause and effect relationship between two variables but a correlation is found between two variables, such correlation is known as superficial correlation or nonsense correlation। तो ऐसी कोरिलेशन जिसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है, सिर्फ कोरिलेशन होता है, वेरिएबल आपस में एसोसिएटेड होते हैं, तो उसे सुपरफिशियल कोरिलेशन या नॉनसेंस कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, और कॉजेशन क्या हो जाता है, कॉजेशन इसका उल्टा हो जाता है कि एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है दूसरे में भी आएगा, और दूसरे में चेंज किस लिए आ रहा है, एक की में चेंज आया है उस रीजन से दूसरे में चेंज आ रहा है, तो वो कहलाता है आपका कॉजेशन। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है कॉजेशन और कोरिलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन मेजर नोन एज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x and y यूजुअली डिनोटेड बाय xy और सिंपल r इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ linear relationship between them and is defined as ratio of covariance between x and y to the product of standard deviation of x and y। कार्ल पियर्सन मेजर क्या है, जिसे हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये क्या करता है, दो वेरिएबल x एंड y के बीच में एक न्यूमेरिकल लीनियर रिलेशनशिप बताता है कोरिलेशन की, कि इन दोनों के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप है कोरिलेशन की, उस चीज को कहा जाता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कैसे बताता है रिलेशनशिप, ये होता क्या है, तो ये रेशियो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई और प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपका फॉर्मूला दिया है कोरिलेशन इसका, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का। अब इसमें जो ये आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, अगर आप ये इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव ना कर पाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड 1 न्यूमेरिकली, इन अदर वर्ड इट लाई बिटवीन -1 एंड +1। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। फिर पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मैथमेटिकली इट इज गिवन वेरिएबल x and y आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू वेरिएबल u and v बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड बट द कन्वर्स ऑफ इज नॉट ट्रू इफ x and y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं और इनके बीच का जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो 0 होता है। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसे हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो भी हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकल कर आ जाता है। फिर द स्क्वायर ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। Coefficient of determination which measure the percentage variance in dependent variable that is accounted by independent variable is much better and useful measure for interpreting the value of r। जो ये पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, अगर इसकी स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल कर आ जाता है। ठीक है,
ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन था। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी आपका एक टॉपिक है। प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सच अ मेजर ऑफ टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है उसकी जो वैल्यू है उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करने को क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हेन वी कंसीडर इट एज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रैंडम सैंपलिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का, तो ये 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में √n, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर के दो फंक्शन क्या होते हैं, तो डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट, सबसे पहले ये हमें लिमिट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो द लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दिस, इंप्लाइंग दैट इफ वी टेक द अनदर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from the same population, then the observed value of correlation coefficient in second sample can be expected to lie between the limit given above with 0.5 probability। लिमिट सेट करने में हेल्प करता है और r को इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करता है। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ r बेस्ड ऑन p इज एज अंडर, अगर r लेस देन है प्रोबेबल एरर के, देन देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, तो कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर r ग्रेटर देन है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर के, देन कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, और r लेस देन है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर के, तो जो कोरिलेशन होगा वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और इफ द प्रोबेबल एरर इज स्मॉल, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है और जो r होगा वो ग्रेटर देन होगा 0.5 के, ठीक है। ये दो फंक्शन होते हैं प्रोबेबल एरर के। इससे रिलेटेड आपको ये अब एक इलस्ट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन के साथ, ये सेकंड इलस्ट्रेशन है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंक x एंड y इज कॉल्ड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने मेजर करा उसी को अगर हम रैंक के फॉर्म में देखने लगे दो वेरिएबल x एंड y की रैंक के साथ, तो उसे कहा जाता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं और इसकी इक्वेशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। Where d is the difference between pair of rank of the same individual in two characteristic and n is the number of pair। जब आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा किस चीज की क्या वैल्यू होती है और कैसे फाइंड उसे करते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है इससे रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा गया है। ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है आपकी रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपका जो कोरिलेशन वाला कंसेप्ट है वो ओवर हो जाता है। इतना ही कंसेप्ट आपको कोरिलेशन के अंदर करना है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस वाला। तो रिग्रेशन के मैंने आपको टॉपिक ऊपर बता ही दिए थे, ये सारे आपके टॉपिक कवर करने हैं आपको, ठीक है। रिग्रेशन होता क्या है, तो इट रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये एक तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे मॉडलिंग करते हैं, मतलब एक तरीके से क्रिएट करते हैं। इन जनरल सेंस रिग्रेशन एनालिसिस मींस द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ नॉन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं एक अननोन वैल्यू की। एक वेरिएबल है उसकी अननोन वैल्यू है, उसे हम प्रेडिक्ट करते हैं किसकी मदद से, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसकी जो नॉन वैल्यू है उसकी मदद से, तो वो कहलाता है आपका रिग्रेशन। It is one of the most important and widely used statistical technique in almost all science, natural, social and physical। ये सबसे important और widely used statistical technique है। Regression analysis is a powerful statistical methodology which consists in developing a mathematical equation that relate the known variable to the unknown variable। इसके अंदर क्या करा जाता है, एक mathematical equation develop करी जाती है जो कि known variable को unknown variable के साथ relate कर देता है। The non variable also called independent variable and the variable which are predicted are to be dependent variable। जो वेरिएबल हमें पता होता है नॉन होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल हमें प्रिडिक्ट करना होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। तो रिग्रेशन रेफर्स टू एन एवरेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन हमारा क्या होता है, एक तरीके की एवरेज होती है रिलेशनशिप की, किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। सच रिलेशनशिप इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्रॉन बाय द मेथड लीस्ट स्क्वायर। तो जो ये रिलेशनशिप होती है उसे हम रिग्रेशन लाइन की मदद से शो करते हैं, और जो रिग्रेशन लाइन हम किसकी मदद से बनाते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से बनाते हैं। तो द लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली और ड्राइव्ड अलजेब्रिकली विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन।
Before the equation of the least line can be determined, some criteria must be established as to what condition the best line should satisfy. तो जो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन है ये हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं या एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, जो कि हम किसकी मदद से, रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया होंगे, ये देखना पड़ता है कि पहले वो लाइन उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो द लाइन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, लाइन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन आर इक्वल टू 0। जो सम होगा डेविएशन का अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन वो किसके, 0 के इक्वल होगा। फिर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस डेविएशन इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। जो इन स्क्वायर के डेविएशंस का सम होगा, मतलब जो ये डेविएशन है उनकी स्क्वायर का सम होगा, वो क्या होगा, कम होगा किसी और नंबर की स्क्वायर के डेविएशन के साथ, ठीक है। फिर द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, जो रिग्रेशन लाइन है वो मीन वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर व्हेन द डेटा रिप्रेजेंट अ सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन द लीस्ट स्क्वायर लाइन इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन लाइन। अगर जो डेटा है वो एक लार्जर पॉपुलेशन से है तो जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है वो क्या शो करेगी, बेस्ट एस्टिमेट शो करेगी पॉपुलेशन लाइन का, ठीक है। अब आती है आपकी रिग्रेशन लाइन क्या होती है। तो द टू रिग्रेशन लाइन इंडिकेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है उसे दो रिग्रेशन लाइन की मदद से शो करा जाता है। द टू रिग्रेशन लाइन कैन बी, अब दो रिग्रेशन लाइन कौन कौन सी होती हैं। द वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन इज द नेम गिवन टू रिग्रेशन विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग वाई गिवन अ वैल्यू ऑफ एक्स। एक होती है वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन लाइन जिसके अंदर हम वाई की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और हमें एक्स की वैल्यू पता होती है। दूसरी होती है एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन, द नेम गिवन टू रिग्रेशन लाइन विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग एक्स गिवन अ वैल्यू ऑफ वाई। दूसरी होती है आपकी एक्स ऑन वाई जिसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है और आपको वाई की वैल्यू पता होती है, ठीक है। द टू रिग्रेशन लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रिग्रेशन लाइंस को, ठीक है। अब इन केस ऑफ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू +1 एंड इन केस ऑफ अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू -1, सो द टू रिग्रेशन लाइन विल कोइंसाइड। क्या बोला है, अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो r किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, पॉजिटिव 1 के, और अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो r -1 के बराबर होगा। सो दैट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो दो रिग्रेशन लाइन है वो आपस में कोइंसाइड कर रही है। फिर द फार्दर द टू रिग्रेशन लाइन फ्रॉम ईच अदर लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड नियर द टू रिग्रेशन लाइन मोर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो दो रिग्रेशन लाइन है वो जितनी दूर है उसका मतलब है कि उनके बीच में उतनी ही कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वेरिएबल के बीच में, और जितनी पास होती है रिग्रेशन लाइन उतनी ही उनके बीच में ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है। फिर इफ द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट द लाइन ऑफ रिग्रेशन विल कट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है मतलब r हमारा 0 के इक्वल है तो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगी। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती हैं, तो द इक्वेशन आर नोन एज एस्टिमेटिंग इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन आर एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है उन्हें ही जब एल्जेब्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है तो वो कहलाती है आपकी रिग्रेशन इक्वेशन। अब द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन हम शो करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y को शो करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इन दिस इक्वेशन a एंड b आर कांस्टेंट विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लाइन कंप्लीटली। जो a और b है वो कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम पैरामीटर ऑफ लाइन भी कहते हैं। ये आपको वही रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और उन्हें सॉल्व वगैरह करने का बता रखा है फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है इस रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है उसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। इट टेल्स द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इफ देयर इज यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें क्या बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज करा जाए। वी हैव टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, y ऑन x जिसको हम byx से डिनोट करते हैं, और एक होता है x ऑन y जिसे हम bxy से डिनोट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला है द वैल्यू ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इन दोनों की जो वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी।
However, value of both the coefficient can be below 1 or at least one of them must be below 1. दोनों की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो या तो 1 के आसपास हो, 1 से कम होगी या फिर 1 से छोटी होगी. सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट लाई इन द लिमिट +1. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन दोनों का स्क्वायर रूट होता है वो किसके +1 के अंदर अंदर लाई करे. फिर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो इन्हीं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है. द साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर सेम एंड सो द वैल्यू ऑफ आर विल आल्सो बी द सेम साइन. और जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं इनका साइन हमेशा दोनों का सेम होता है. नेक्स्ट है द मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं इनका जो मीन होता है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के. फिर है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज इन स्केल. जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ओरिजिन के चेंज होने से इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर स्केल में चेंज आ जाता है तो इसके अंदर चेंज आता है. फिर है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैलकुलेट करना है तो हम अगर इन दोनों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल कर आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होती है? Correlation literally means the relationship between two or more variables that vary in sympathy so that movement in one tend to accompanied by corresponding movement in other. Correlation में क्या होता है? ये relationship होती है दो variables के बीच में, जिसमें अगर एक में change आता है तो दूसरे में भी वही change आता है. On the other hand, regression means stepping back or returning the average value and is mathematically measure expressing the average relationship between two variable. वहीं जो regression होता है वो क्या करता है? ये एक तरीके से mathematically relation express करता है दो variables के बीच में. Next है correlation coefficient Rxy between two variable. Ry is a measure of the direction and degree of linear relationship between two variables that is mutual. जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है दो वेरिएबल के बीच में x एंड y के बीच में, वो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बताता है उन दो वेरिएबल के बीच में. रिग्रेशन एनालिसिस एम द स्टेबलाइजिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल अंडर स्टडी एंड देन यूजिंग द रिलेशनशिप टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वहीं जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो क्या बताता है? हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है दोनों वेरिएबल के बीच में, और उसके बाद फंक्शनल रिलेशनशिप की मदद से जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट है कोरिलेशन नीड नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर स्टडी. हाउएवर रिग्रेशन एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. कोरिलेशन के अंदर कोई भी कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है, वहीं जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप आपकी होती है. नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट Rxy इज रिलेटिव मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो लीनियर रिलेशनशिप बताता है x एंड y के बीच में और इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के, मतलब इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती है. लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट Bxy एंड Bxy आर एब्सोल्यूट मेजर रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y फॉर अ यूनिट चेंज इन वेरिएबल x. जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है Bxy एंड Byx वो क्या होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, और ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं कि अगर y में चेंज आ रहा है तो x की वजह से कितना चेंज उसमें आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आता है देयर आर नॉनसेंस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट इज ड्यू टू प्योर चांस एंड हैज नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस. Correlation between the size of shoe and intelligence of group of individuals. There is no such thing like nonsense regression. कोरिलेशन के अंदर नॉनसेंस कोरिलेशन हो सकती है, लेकिन रिग्रेशन के अंदर कोई नॉनसेंस रिग्रेशन नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड एरर और एस्टीमेट ऑफ एस्टीमेट क्या होता है? तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद करना है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट. ये आपको इसका इलस्ट्रेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है. तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो ये यूनिट नंबर आपकी 3 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है. जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सारे आपको कवर करवा दिए हैं, सारे कंसेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.